गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिवाइज कर लेना चाहिए। हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, उसकी सिस्टेमैटिक्स कैसे होती है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि सेल के दो टाइप्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है हमारा यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो किन में होता है, वो होता है वायरसेस में, या फिर हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियाज में, या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम लोगों को मिलेंगे। दूसरा जो है यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन बींग्स में, मतलब एनिमल सेल्स में, एज वेल एज प्लांट सेल में हम लोगों को कौन से मिलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स मिलते हैं। उसके बाद यूनिसेल्यूलर क्या होता है, मल्टीसेल्यूलर क्या होता है, वो हमने देखा था। हम लोगों ने डिफरेंस भी देख सकते, मतलब जब हम लोग पढ़ते हैं यूकैरियोटिक एज वेल एज द प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो उसमें हम लोग उसका डिफरेंस भी देखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया था कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होता है, या फिर कोई भी सेल कंपोनेंट जो होता है, सेल स्ट्रक्चर जो होता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया था सेल वॉल एज वेल एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम लोगों ने कंप्लीट किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल। वो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं कि जो सेल वॉल होगी, सेल वॉल हो जाने के बाद ये जो है सेल वॉल है, सेल वॉल हो जाने के बाद हम लोगों ने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और अब बाहर का हिस्सा हो गया, उसके अंदर का हिस्सा हो गया। अब हम लोग देखेंगे उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो स्ट्रक्चर किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं, कौन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो किस तरह से फंक्शन करता है, वो वहां पर रहने का उसका मोटो क्या है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने दो आउटर मोस्ट वर्ड्स को देख लिया था। अब हम लोग जाएंगे उसके अंदर। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाते हैं तो वहां पर हम लोगों को मिलता है साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म इज नथिंग बट द फ्लूइड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम लोग। इट इज नथिंग बट द फ्लूइड स्ट्रक्चर जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, बोलेंगे हम लोग कि साइटोप्लाज्म में क्या है, मैक्सिमम अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है। ये जितना भी अंदर कुछ दिख रहा है हम लोगों को इस तरह सा फ्लूइड, जो मैं डॉटेड स्ट्रक्चर से दिखा रही हूँ, वो है हमारा साइटोप्लाज्म। और उस साइटोप्लाज्म में ये जो मैंने ब्लैक कलर से निकाला है, जो एक वैक्यूल है, उसके बाद यहाँ पर कुछ न्यूक्लियस निकाला है, ये है हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर है वो उस पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये एक फ्लूइड स्ट्रक्चर है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट में वाटर रहेगा, जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स रहेंगे। अब ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स आर नथिंग बट द माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज नथिंग बट द क्लोरोप्लास्ट। बोल सकते हैं इट इज राइबोसोम्स और द एनी अदर cell organelles. It also contains the enzymes, many enzymes which are required for carry out the various types of metabolic processes as well as the reactions, enzymes and other component. तो इस तरह के बहुत सारे जो कंपोनेंट है वो होता है हमारा साइटोप्लाज्म। तो मैं साइटोप्लाज्म को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ये सेल वॉल है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, और ये अंदर का जितना भी खाली पोर्शन है, वैकेंट पोर्शन है, जो एक साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स उसको हम लोग बोल सकते हैं, वाटरी फ्लूइड हम लोग बोल सकते हैं, वो है हमारा साइटोप्लाज्म। यहां तक बातें क्लियर है। तो ये है हमारा साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स। अब सेल ऑर्गेनेल्स जो है उसमें हम लोग आज सिर्फ एक ही कंप्लीट करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, क्या टाइप्स होते हैं उसके, स्ट्रक्चर कैसे होता है, कहाँ से ओरिजिन होता है, कहाँ पे एंड होता है, वो सारी चीजें देखेंगे। अब जो हमने डायग्राम निकाली है, इस डायग्राम में मैंने निकाला है एक न्यूक्लियस। ठीक है, इसी न्यूक्लियस से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, इसी न्यूक्लियस से यहाँ से कुछ तो भी ओरिजिनेट हुआ है। तो जो यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है वही है हमारा ER, मतलब कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज द मेम्ब्रेन विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो है उसे हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो भी स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हुआ है, फोल्डिंग स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर मतलब है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज डिनोटेड बाय द ER। ये उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो जहां पर भी जिस भी सेल में हम लोग स्ट्रक्चर देखने के लिए जाएंगे तो वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोगों को कहाँ मिलेगा, जहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। सपोज यहाँ पर मेरा न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है, तो उसी न्यूक्लियस को लग के यहाँ पे क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओरिजिनेट होगा और उसका एक एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है, तो उसका दूसरा जो एंड रहेगा वो रहेगा सेल मेम्ब्रेन से अटैच। तो इस टाइप से रहेगा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं टू टाइप्स के। फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द सेकेंड वन इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस क्या है वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। फंक्शन क्या है, दो टाइप्स के अगर प्रेजेंट है तो दो में अलग अलग चीजें प्रेजेंट होती है, अलग अलग वो फंक्शंस प्ले कर रहे होंगे, दोनों का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा अलग ही होगा। तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ मतलब जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कोई भी अनदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। ये सपोज मैं निकाल रही हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा। उसकी सेल मेम्ब्रेन हम लोगों को जो भी मेम्ब्रेन है उसकी वो एकदम क्लियर दिखाई दे रही है, उसमें हम लोगों को कोई भी दूसरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसकी जो भी मेम्ब्रेन है वो कैसी है, स्मूथ है। अनदर स्ट्रक्चर इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो व्हाट इज रफ एंडोप्लाज्मिक? It means the surface area of the endoplasmic reticulum is rough. Why it is rough? Because there is a presence of some small particles which are known as the ribosome. तो राइबोसोम भी हमारा एक साइटोप्लाज्म का एक सेल ऑर्गेनेल ही है। तो जब भी किसी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे के सरफेस पे अगर हम लोगों को राइबोसोम दिखता है, इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस टाइप से हमारे दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, एक हो गया स्मूथ, दूसरा हो गया रफ। तो उसका स्ट्रक्चर देख के हम लोग उसको पहचान सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर न्यूक्लियस के एक एंड पे डॉटेड स्ट्रक्चर निकाला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसका मतलब वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उसी के एक एंड पे मैंने स्ट्रक्चर उसको एक्सटेंड किया है, लेकिन उस पर कोई भी तरह का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, तो वही क्या हुआ उसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी एंड पे मैंने निकाला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं है, मतलब उसकी जो भी सरफेस है वो बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लीन है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा सरफेस मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। अब पर्टिकुलर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, वो देखना पड़ेगा। सो ध्यान दीजिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अब्सेंस ऑफ राइबोसोम है, क्योंकि हमने क्या बोला कि उसका जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो भी ऊपर वाला सरफेस है वहां पर राइबोसोम अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो अब्सेंट है। अब्सेंस ऑफ राइबोसोम रहेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और वही राइबोसोम्स अगर प्रेजेंट है हमारे सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो उसको हम लोग बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। हमारे बॉडी में जितने भी फैट्स है, जितने भी लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है या फिर किसी भी सेल में प्रेजेंट होती है। तो उसमें से जो भी लिपिड्स होते हैं वो लिपिड कौन सिंथेसाइज करता है, इन लिपिड को फॉर्म करने में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हाथ होता है। मतलब अगर मुझे किसी भी लिपिड का, किसी भी फैटी एसिड का अगर फॉर्मेशन करना हो तो मुझे कौन चाहिए रहेगा, मुझे रिक्वायर्ड रहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसीलिए सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिन।
कहाँ पर डिटॉक्सिफाई करते हैं? लीवर सेल में। हम लोग, कुछ लोग होते हैं जो स्मोक करते हैं या फिर हम लोग कुछ भी बाहर खाते हैं तो उसमें से कुछ टॉक्सिन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। वो जो टॉक्सिन है उसको डिटॉक्सिफाई करने का मतलब वो टॉक्सिन जो है उसको रिमूव करने का, उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। अब कौन से सेल में? लीवर होता है, ठीक है। लीवर में क्या करेंगे? ये सारे डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और टॉक्सिन की सफाया करेंगे। कौन करेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेंगे। नेक्स्ट इज स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। जो भी हमारे बॉडी में कैल्शियम प्रेजेंट रहेगा उसका स्टोरेज कहाँ पे रहेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। नेक्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जैसे हमने बोला रफ है मतलब राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो पहले पॉइंट हम लोग लिख लेंगे कि प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, और द राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द surface of endoplasmic reticulum. These are known as the rough endoplasmic reticulum. इसका काम क्या है? यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जिस तरह से लिपिड का फॉर्मेशन किया था उसी तरह से जो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसका फॉर्मेशन करेंगे? प्रोटीन्स का। हमारे बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी एंड वेराइटीज ऑफ द प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन कैसे बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं अमाइनो एसिड चेन से, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन बन रहे हैं, इन प्रोटीन के सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है? वो हेल्प करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो सिंथेसिस रहेगा वो पैंक्रियाटिक सेल में हो रहा है। पैंक्रियाटिक सेल में जो भी इंसुलिन भी प्रेजेंट होता है वो इंसुलिन का फॉर्मेशन करना भी किसका काम है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। देखिए, जैसे कि हमने बोला है कि न्यूक्लियस से ये ओरिजिन हो रहे हैं, इसका एक एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच है तो दूसरा मेम्ब्रेन किसके साथ अटैच है? इसका इस सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका जैसे जैसे एक्सटेंशन होते जाता है धीरे धीरे उसमें से कुछ वेसिकल्स बाहर निकलने लगते हैं और वो फॉर्म करते हैं इस थोड़ी सी स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब वो हेल्प करेंगे सेल मेम्ब्रेन को बनने में। क्यों? क्योंकि वो वहां तक क्या है? एक्सटेंडेड है, उसका एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर वहां पर अटैच रहेगा और वो थोड़ी सी हेल्प कर देगा। पोर्शन ऑफ द एक्सटेंडेड मेम्ब्रेन आर ट्रांसफर टू द कंपोनेंट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होती है? देखिए, हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा, उस साइटोप्लाज्म में हमने जितने भी स्ट्रक्चर्स पढ़े लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम्स एंड द अदर सेल ऑर्गेनेल्स, ये सारे जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर के होते हैं। लाइक क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट हमेशा क्या करेगा? क्लोरोप्लास्ट का काम है फोटोसिंथेसिस करना। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी का प्रोडक्शन करना। माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी क्रिस्टी और जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, स्ट्रोमा, ग्रेना, ये सारा जो भी रहेगा वो उसका अलग से काम करेगा। राइबोसोम का काम अलग है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी कंपोनेंट है वो सारे के सारे अलग अलग फंक्शन जो है वो प्ले करेंगे इन द साइटोप्लाज्म। तो मुझे ये बताना था कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम लोग किसको बोलते हैं? जो भी हमारा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में जितने भी हम लोगों को कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, सेल ऑर्गेनेल्स मिल रहे हैं, वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो एक सिस्टम बनाते हैं, उनका जो भी कोऑपरेटिव नेचर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि वो भी तो एक हिस्सा है साइटोप्लाज्म में। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी तो हमारे साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है। तो इस तरह से इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। तो इस तरह से हमने क्या देखा है कि हमारा जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके कितने टाइप्स फंक्शन प्ले करते हैं, एज वेल एज साइटोप्लाज्म मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म is a watery fluid which contains various organic, inorganic substances including the various enzymes and mitochondria, mitochondria, chloroplast, ribosomes, endoplasmic reticulum, lysosomes, उसके बाद vacuoles, इस टाइप के जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो है हमारे साइटोप्लाज्म में। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे अदर सेल ऑर्गेनेल्स विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म लाइक द वैक्यूल, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को ही हम लोग बोलेंगे गोल्जी बॉडी। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।